नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हम आज जानेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। ये ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है ये दोनों, और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से अभी जो भारतीय वर्तमान संविधान है उसमें काफ़ी ऐसे चीज़ों को समाहित किया गया है, जिसमें से एक तिहाई चीज़ों को वर्तमान संविधान में लिया गया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 में क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। केंद्र में यानी कि भारत में दो सदन वाली विधायिका होनी चाहिए, जिस प्रकार से अभी भी ये चल रहा है। इसको 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको कहना चाहिए तो लिया गया है ना, भारतीय संविधान में। कैसे? लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन हैं जो संसद के, ये व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है। और केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन, 1919 का जो अधिनियम है इसमें केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन को समाहित किया गया था। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में यानी कि एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, इस प्रकार से दूसरा क्या हो जाएगा, जो प्रांत में होगा वो द्वितीय सरकार का भूमिका निभाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत इस चीज़ को लिया गया था। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यूपीएससी का गठन, जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, ये भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, पहली बार सीमित मात्रा में मताधिकार, महिलाओं की जो मताधिकार है ये 1919 में पहली बार इसको सीमित मात्रा में दिया गया था। किनको? महिलाओं को। केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग बनाया गया, यानी कि केंद्रीय जो बजट है वो एक साथ, सबसे पहले जो बजट था वो केवल केंद्रीय बजट था, है ना। लेकिन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो राज्यों का बजट है वो अलग से पेश किया जाने लगा। केंद्रीय बजट एक अलग हो गया और राज्यों का बजट एक अलग होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिया गया। आगे अगर हम देखते हैं तो देखेंगे आप लोग, इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और है, अलग निर्वाचन व्यवस्था, अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। जैसे कि हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, सिख के लिए और ईसाई के लिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, 1909 में केवल मुस्लिमों को अलग निर्वाचन व्यवस्था दी गई। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम अगर देखेंगे दोस्तों आगे, तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 का अन्य नाम क्या है? मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेग उस समय क्या था? भारत का सचिव था मांटेग, और चेम्सफोर्ड थे वायसराय, है ना। तो इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम भी मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार भारतीय शासन अधिनियम 1919 का नाम रखा गया। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, पहली बार उत्तरदायी शासन का प्रयोग कब किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1919 में पहली बार उत्तरदायी शासन का यहाँ पे प्रयोग किया गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या क्या चीज़ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम जानेंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में द्विशासन पद्धति की समाप्ति, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 में जो एक केंद्र सरकार था और एक राज्य सरकार था, है ना। तो जो राज्य सरकार की जो शासन पद्धति थी उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे बात कही गई, यानी कि द्वैत शासन पद्धति को समाप्त किया जाए। केवल केंद्र सरकार ही रहेगा, प्रांत सरकार या राज्य सरकार नहीं रहेंगे। इसके अलावा भारतीय संघ की स्थापना, भारत राज्यों का संघ होगा। जिस प्रकार से आपके जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो यही यहाँ पे इस चीज़ को भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई कि भारतीय संघ की स्थापना। और इसमें भी प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई है। जिस प्रकार से भारतीय शासन अधिनियम 1919 में भी प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई थी और इसमें भी
प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई है, उसमें केंद्र में प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई थी। इसके अलावा हम आगे देखेंगे दोस्तों, तो प्रांतों का एक आंशिक गठन, प्रांतों का कहना चाहिए तो कुछ अंश एक अलग अंश के आधार पर गठन किया जाए, जैसे कि सिंध से मुंबई का गठन किया गया। बर्मा, आजकल इसका नाम है बर्मा का नाम जो म्यांमार है, वो भारत से अलग किया गया इसी में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। मैं चुनिंदा फैक्ट लेके आया हूँ आपके लिए। अब हम देखेंगे 1935 की ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आगे हम। प्रांतीय असेंबलियों की सदस्यता को बदल दिया गया। प्रांतीय यानी कि राज्य में जो सभाएं हैं, है ना, विधानसभाएं हैं, उनकी जो सदस्यता को बदल दिया गया और उनसे अधिक भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। और लास्ट यहाँ पे एकल संघीय न्यायालय की स्थापना। जिस प्रकार से भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, सब सर्वोपरि यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है सबसे ऊपर, जिसको हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक राज्यों में क्या है, उच्च न्यायालय है। प्रत्येक जिलों में जिला अदालत है, और इसके अलावा प्रत्येक विकास खंड या खंड स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे एकल संघीय न्यायालय व्यवस्था की स्थापना की गई। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ मैंने आप लोगों के लिए ले आया था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।